टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। चंद्रकांत मणि है हमारी स्टोरी का टाइटल और ये है पार्ट 1। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे तो चंद्रकांत मणि आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रॉपर नाउन है, एक मणि का नाम है चंद्रकांत। तो इसका वैसे तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि मैंने ये एक फेमस नॉवल है द मून स्टोन, जो 1868 में पब्लिश हुई थी, एंड दैट वाज रिटन बाय विल्की कॉलिंस। तो उसी का एक थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल था, तो ये अलग अलग पार्ट्स में आएगा। कुल मिलाकर 6 पार्ट्स होंगे और उसमें हम इस पूरी स्टोरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। अ, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका जो इंग्लिश वर्जन है द मून स्टोन, वो भी लिख देता हूँ। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट आता है, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कैरेक्टर्स। एक दिन रघुनाथ के चाचा ने उसे एक अनमोल हीरा दिया। तो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली चीज कि ये जो स्टेटमेंट है, ये एक डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है, मतलब कुछ इसमें कोई इंटरोगेशन नहीं है, कोई नेगेशन नहीं है। तो ये एक सिंपल सा डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है। फिर आता है टेंस का पार्ट। ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसी वजह से आप इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे काफी आसान है। तो वन डे मैं कह देता हूँ, एक दिन के लिए वन डे। वन डे। अब रघुनाथ के चाचा ने, वन डे के बाद कॉमा भी लगाना है। रघुनाथ अंकल, रघुनाथ अंकल। रघुनाथ, तो रघुनाथ हो गया। और जब इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है रघुनाथ के। अच्छा। तो रघुनाथ अंकल क्या किया, ने उसे एक अनमोल हीरा दिया। हाँ। सो रघुनाथ अंकल गेव, देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा रघुनाथ अंकल, और जो वर्ब है हमारा यहाँ पर वो गिव है। लेकिन क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो गिव का सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म हो गया गिव। और उसके बाद आता है क्या दिया, अनमोल हीरा। तो अनमोल के लिए आप कहते हैं प्रीसियस। प्रेशियस भी कह सकते हैं। प्रेशियस मतलब काफी कीमती हो गया, लेकिन अनमोल के लिए देखिए सुन के ही लग रहा है ना, अनमोल जिसकी कीमत ना लगाई जा सके। अच्छा। तो प्राइसलेस ओके। और डायमंड। डायमंड। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि डायमंड को तो आप गिन सकते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर एक आर्टिकल आना जरूरी है। सो वन डे रघुनाथ अंकल गेव अ प्राइसलेस डायमंड, और किसको दिया, टू हिम, उसे। उसे दिया, हाँ, उसे। टू हिम। तो यहाँ पर एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, जो रघुनाथ है। रघुनाथ के लिए यहाँ पर एक हमारा जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल किया गया है, उसे दिया। तो इस वजह से मैंने हिम का इस्तेमाल किया। तो एक बार फिर से, एक दिन रघुनाथ के चाचा ने उसे एक अनमोल हीरा दिया। One day, Raghunath's uncle gave a priceless diamond to him. आप चाहें तो इसे थोड़ा सा अलग तरीके से भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, रघुनाथ अंकल गेव हिम अ प्राइसलेस डायमंड। ये भी सही है और इसका मतलब भी सेम ही आएगा। सो रघुनाथ अंकल गेव हिम अ प्राइसलेस डायमंड। इस हीरे का नाम चंद्रकांत मणि था। तो इस हीरे का नाम, द नेम ऑफ Diamond. इस हीरे का, अच्छा, this diamond. दिस डायमंड था। सिंपल पास्ट टेंस का ये फिर से सेंटेंस है और डेक्लरेटिव है, कहीं कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए और बेहद आसान है। देखिए सब्जेक्ट है हमारा द नेम, जो एडेड पार्ट्स हैं इस सेंटेंस में वो है ऑफ दिस डायमंड, जो बता रहे हैं कि सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है नाउन फ्रेज आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं चंद्रकांत, नेम ऑफ दिस डायमंड वाज, नाम था तो वाज, और क्या नाम था। चंद्रकांत मणि। तो मैं यहाँ पर इसको मून स्टोन ना लिखकर चंद्रकांत मणि ही लिखता हूँ। प्रॉपर नाउन की तरह इसको ट्रीट कर लेते हैं अभी के लिए। और कोट्स में है तो यहाँ भी मैं कोट्स में ही लिख लेता हूँ, चंद्रकांत मणि। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इस हीरे का नाम चंद्रकांत मणि था। The name of this diamond was Chandrakant Mani. द नेम ऑफ दिस डायमंड वाज चंद्रकांत मणि। और फुल स्टॉप इसके बाद। यह हीरा भारत के एक प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। फिर से एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, और चुराया गया था।
तो है तो ये पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि हीरा खुद से अपने आप को तो चोरी करेगा नहीं, नहीं। तो किसी और ने चुराया होगा ना। हम्म। और कहा भी जा रहा है कि चुराया गया था, मतलब किसी और के द्वारा। तो यह हीरा, दिस दिस डायमंड डायमंड, और अ, चुराया गया था। अब देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सॉरी सिंपल पास्ट होता है, उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप मेन वर्ब को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। पैसिव फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है हमारा, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लिख लेते हैं, दिस डायमंड वाज। अब चोरी करने की इंग्लिश क्या होती है? स्टील। ओके। और पास्ट में ये हो जाता है स्टोल। और थर्ड फॉर्म विच इज जो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, वो होता है स्टोलन। और हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म की जरूरत है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है। स्टोलन। सो दिस डायमंड वाज स्टोलन। और दिस डायमंड वाज स्टोलन कहाँ से? मंदिर से, प्राचीन मंदिर से। फ्रॉम एन, अब देखिए, ओल्ड टेम्पल अगर आप कहेंगे तो पुराना मंदिर होगा, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है, तो ऐसे में आप एंशियंट का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम एन एंशियंट, मंदिर के लिए टेम्पल। टेम्पल। और कहाँ था ये मंदिर? भारत में। इन इंडिया। पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से आपको इस पे नजर रखनी है। यह हीरा भारत के एक प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। ये काफी सस्पेंसफुल होने वाला है, वैसे मैं बता दूं आपको। और ऐसा भी बोला जाता है कि 18th, सॉरी 19th सेंचुरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था। तो काफी मजा आएगा आपको अगर आप ये पूरी स्टोरी में साथ रहते हैं, और साथ में इंग्लिश लर्निंग तो होगी ही होगी। तो यह हीरा भारत के एक प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। This diamond was stolen from an ancient temple in India. दिस डायमंड was stolen from an ancient temple in India. कहा जाता था कि यह हीरा मंदिर के देवता को समर्पित था। अब देखिए, कहा जाता था, इस तरह का जब भी स्टेटमेंट है, ये फिर से हमारा है तो पैसिव फॉर्म में ही। कहने वाले लोग जो थे, वो जो भी कुछ भी कह रहे थे, उसके लिए आप सबसे पहले पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो कहा जाता था के लिए आप कहेंगे It इट was वाज सेड। said. हाँ, इट वाज सेड। हम्म, क्या कहा जाता था? यह हीरा मंदिर के देवता को समर्पित था। तो इट वाज सेड डायमंड दैट द डायमंड, वॉच। अब यह हीरा है, तो आप चाहें तो दैट के बाद दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दैट और दिस टुगेदर वो बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन हो दैट जाता है, द ही ठीक है। उसको मत ही करिए। दैट के बाद द का इस्तेमाल कीजिए। इट वाज सेड दैट द डायमंड वॉच। समर्पित था। फिर से डायमंड खुद को, अपने आप को तो समर्पित कर नहीं सकता, तो ये फिर से पैसिव फॉर्म में आएगा। द डायमंड वॉज। और समर्पित, किसी चीज को समर्पित करने के लिए आप डेडिकेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डायमंड वॉज आ गया, तो इसके साथ तो आप हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो डेडिकेट का थर्ड फॉर्म डेडिकेटेड। डेडिकेटेड। इट वाज सेड दैट द डायमंड वाज डेडिकेटेड, किससे समर्पित था? टू मंदिर के देवता को। टू दी, मंदिर के देवता के लिए आप कहते हैं, देवता के लिए आप डेटी का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ द टेम्पल। टू द डेटी ऑफ द टेम्पल। It was said that the diamond was dedicated to the deity of the temple. कहा जाता था कि यह हीरा मंदिर के देवता को समर्पित था। It was said that the diamond was dedicated to the deity of the temple. अब देखिए आगे की कहानी। इस हीरे का पर एक श्राप भी था कि जो इसे चुराएगा उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। एक और यहाँ पर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। और श्राप था, हीरे पर एक श्राप होना, ये देखिए अपने आप में अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कंपाउंड कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो इनिशियल पार्ट है वो एक कंपाउंड वाला सेंस दे रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो टोटल 3 क्लॉजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी मतलब रूप इख्तियार करेगा। अ, अब इस हीरे पर एक श्राप था, इसके लिए आप कहेंगे देयर वॉज अ कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। सो देयर वॉज अ कर्स, किस चीज पर श्राप था? हीरे। हीरे पर। सो देयर वॉज अ कर्स। और अच्छा, हीरे पर एक श्राप भी था, देयर वाज आल्सो
अरे ये क्या ही हो रहा है? There was also a curse or on this diamond, और क्या था वो कि जो इसे चुराएगा, उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। that whoever, अब देखिए यहाँ पर who का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। who अगर आप कहेंगे तो होगा कि मतलब एक एक खास इंसान के लिए आप कह रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस में इंट्रोडक्शन हो चुका होगा। whoever यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि दुनिया में जो कोई भी इसे चुराएगा, कहने का मतलब ये हो रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट में जहां पर कि ये हर इंसान के लिए लागू हो, हर चीज के लिए लागू हो, तो हु के बदले आप whoever का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी अपने स्कूल से मिलने वाले लेटर में भी देखा होगा whoever it may concern, तो जिसको भी इससे फर्क पड़ता है वो कहने का मतलब है वो देख लो इस चिट्ठी को, बाकी दुनिया से हमें मतलब नहीं है। सो देयर वाज आल्सो अ कर्स ऑन दिस डायमंड दैट whoever इसे चुराएगा, स्टोल दिस। अब आपको ये लग रहा होगा कि शुरुआत में हमने पास्ट से शुरुआत करी और ये भी आपका सिंपल पास्ट में ही आ रहा है। तो देखिए, आप पास्ट से फ्यूचर में नहीं जा सकते। अ, आप चाहें तो अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो आप whoever would के बाद यहाँ पर स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप whoever stole कहते हैं तो ये गलत नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहना चाहते हैं तो उस केस में whoever would steal this का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉमा लगाइए, उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। का के लिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे? देयर। और दुर्भाग्य के लिए एक वर्ड आता है मिसफॉर्च्यून। देयर मिसफॉर्च्यून शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप कहेंगे वुड बिगिन। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट। इस हीरे पर एक श्राप भी था कि जो इसे चुराएगा उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। There was also a curse on this diamond that whoever would steal this, their misfortune would begin. Would begin. There was also a curse on this diamond that whoever would steal it, their misfortune would begin. इस पार्ट का ये आखिरी स्टेटमेंट आ रहा है आपके सामने। रघुनाथ का परिवार इस हीरे को एक साधारण उपहार समझकर घर ले आया। लेकिन वीडियो फिनिश करने से पहले आपको क्या करना है? कमेंट करना है पार्ट 2। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप पार्ट 2 लिखिए या फिर आई वांट मोर भी लिखिए। साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेहद जरूरी है ये चीजें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेजमेंट देता है। शेयर कीजिए इसे उन लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी फटाफट करते हैं ट्रांसलेट। रघुनाथ का परिवार इस हीरे को एक साधारण उपहार समझकर घर ले आया। सो रघुनाथ, Family. रघुनाथ और अपोस्ट्रोफी एस, रघुनाथ का परिवार, तो रघुनाथ Family. फैमिली इस हीरे को इस हीरे को उपहार समझकर घर ले आया। तो यहाँ पर जो मेन एक्शन है वो घर लाने का है। ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ब्रॉड का मतलब होता, ब्रिंग का जो पास होता है वो होता है ब्रॉट। सो रघुनाथ फैमिली ब्रॉट इस हीरे को, द डायमंड। हाँ ठीक है, आप द भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस का इस्तेमाल हुआ है तो मैं दिस बोल रहा हूँ। सो ब्रॉट दिस डायमंड, और एक साधारण उपहार समझकर। तो इसके बाद एक कॉमा लगा देते हैं। थिंकिंग इट वॉज एन, साधारण के लिए आप ऑर्डिनरी का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी गिफ्ट, सिंपल भी कर सकते हैं। हाँ सिंपल भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी या फिर सिंपल, हाँ ये भी है। सिंपल ज्यादा आसान भी है और ये हर कोई समझ भी पाएगा। सो रघुनाथ फैमिली ब्रॉट दिस डायमंड, अच्छा रघुनाथ फैमिली अपने घर ले आया, ब्रॉट दिस डायमंड होम, थिंकिंग इट वाज एन ऑर्डिनरी या फिर सिंपल गिफ्ट। तो ये रहा हमारा आज का पार्ट 1 इस मूनस्टोन वाली सीरीज का। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। एक दिन रघुनाथ के चाचा ने उसे एक अनमोल हीरा दिया। One day, Raghunath's uncle gave him a priceless diamond. इस हीरे का नाम चंद्रकांत मणि था। The name of this diamond was Chandrakant Mani. यह हीरा भारत के एक प्राचीन मंदिर से चुराया गया था। This diamond was stolen from an ancient temple in India.
This diamond was stolen from an ancient temple in India. कहा जाता था कि यह हीरा मंदिर के देवता को समर्पित था. It was said that the diamond was dedicated to the deity of the temple. It was said that the diamond was dedicated to the deity of the temple. Deity. इस हीरे पर एक श्राप भी था जो कि था कि जो इसे चुराएगा उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा. There was also a curse on this diamond that whoever would steal this, their misfortune would begin. का परिवार इस हीरे को एक साधारण उपहार समझकर घर ले आया. Raghunath's family brought this diamond home thinking it was an ordinary or simple gift. तो ये तो फर्स्ट पार्ट में हुआ, लेकिन इसके बाद अब क्या क्या चीजें होती हैं वो सब सीखेंगे अगले पार्ट में. लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. फिर मिलते हैं.